अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए आज देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स इस सिलसिले में एक बात याद रखिएगा कि दो चीज़ें हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप Kc कहते हैं, लिखते हैं, और दूसरी चीज़ है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सही है। ये दो अलग चीज़ें हैं, बज़ाहिर एक लगती हैं बट हैं नहीं। कैसे? देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ये दरअसल प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डिवीज़न है। सही है। अब आप बोलेंगे सर मतलब क्या अजीब सी बात हो गई कि इसी में हम यही तो करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसी से तो ये कांस्टेंट हमारे पास आता है। बट बेटा इसको समझिएगा कि देखें, आप जब Kc निकाल रहे होते हैं या Kc कैलकुलेट करते हैं तो Kc रेशो है, उससे एक वैल्यू आ रही है आपके पास। वो वैल्यू किसी भी तरीके के रेशो से आ सकती है। मतलब समझिए, चले मैं इसको और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे 4/2, सिमिलरली आपके पास हो गया 8/4, अगेन आपके पास हो गया 16/8। सही है। अगेन आपके पास हो गया 32/16। अब मुझे बताइए इन सब का आंसर क्या आएगा? इन सब रेशोज़ का आंसर क्या आएगा? इन सब डिविजन्स का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2। तो बेटा जो इनकी वैल्यू है 2, जो वैल्यू है 2 वो बेसिकली हो गई Kc। सही, ये Kc हो गई। बट अब देखें यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज है, किससे? इसके मुकाबले में, और इसकी चेंज है इसके मुकाबले में, और इसकी चेंज है इसके मुकाबले में, या ये कह लीजिए चारों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अमाउंट्स डिफरेंट है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हो गई? बेसिकली ये तमाम चीज़ें ये हो गई पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सही। तो अगर हम कोई इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमारे पास मौजूद है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं किसी भी कंडीशंस के थ्रू डिस्टर्ब करते हैं, तो बेटा क्या होगा? उसकी पोजीशन चेंज होगी बट उसकी Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी। Kc वही रहेगा। Kc हर टेम्परेचर के लिए एक फिक्स वैल्यू है। सही है। तो यहाँ पर जब आप कंडीशंस चेंज करेंगे तो होगा क्या? बेसिकली प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स हैं, जो कंसंट्रेशंस हैं, वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे या सिस्टम ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि रेशो आपका वही रहेगा। मतलब Kc की वैल्यू आपके पास यही रहेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा बट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। सही है। तो चलिए जनाब देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगी, या इससे रिलेटेड प्रिंसिपल क्या है। इससे रिलेटेड प्रिंसिपल है ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है और आपने उसको डिस्टर्ब किया है, उस पोजीशन को डिस्टर्ब किया है, तो क्या करेगा? सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करेगा। कैसे एडजस्ट करेगा? इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि वापस वो इक्विलिब्रियम पर आ जाए।
सही है, मतलब वापस उसके Kc की वैल्यू क्या हो जाए, अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो 2 हो जाए। सही तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये स्टेट क्या करता है। इसकी स्टेटमेंट है बेटा, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट equilibrium, if a change is imposed on a system at equilibrium, the position of equilibrium will shift in a direction, the position of equilibrium will shift in a direction which tends to reduce that change, which tends to reduce that change। सही है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर मौजूद है तो आपने उसको डिस्टर्ब किया तो वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे शिफ्ट करेगी कि आपके पास उस चेंज को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। सही है, उसके अब देखिए रिड्यूस कैसे करेगी, उसका अपोजिट रिएक्शन देगी, उसका अपोजिट एक्शन देगी आपको। सही है, रिएक्शन कह लीजिए, अपोजिट एक्शन देगी उसका। किस तरीके कार से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास समझिए एक रिंग है मेरे पास, उसके अंदर मैंने एक स्मॉल बॉल प्लेस कर दी है। अब क्या करूँगा मैं, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, सही है, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो आपको पता है कि ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगी। सही है, इसी तरीके कार से अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूँ, सही है, यहाँ मूव करवा दूँ तो इस सूरत हाल में भी क्या होगा कि ये अपनी पोजीशन पर वापस आएगी। तो आप जो भी चेंज अप्लाई करेंगे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम उसको क्या करेगा, अनडू करेगा या उसका एक अपोजिट एक्शन देगा ताकि उस डिस्टरबेंस को, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करे जो आपने उसके ऊपर अप्लाई किया है। सही है, स्ट्रेस कांस्टेंट, यहाँ पर उन चीज़ों का मतलब यही है चेंज। अब देखिए चेंज की जगह जब हम बात करते हैं सिस्टम पे तो हम क्या चीज़ें चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं हम, टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं, प्रेशर में चेंज कर सकते हैं। सही है, तो हम पहले बात कर लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, या हम कह लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। नंबर 1, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखें यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा असूल है कि आप जिस साइड पे, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे सिस्टम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। सही है, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, आपके पास फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है और आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, सही है, जिसका मतलब आपने रिएक्टेंट इंक्रीज़ किया है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, आपको पता है जहाँ आप इंक्रीज़ करेंगे इक्विलिब्रियम उसकी अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। सही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। सही है, तो जनाब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन will shift
टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, सही एरो इस तरफ बना देते हैं। अब देखें ये एक चीज़ आपको बता दी, इसका अपोजिट भी आप सोच सकते हैं कि मैं क्या करूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दूं। तो प्रोडक्ट में किसी एक चीज़ को ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या H2O। तो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करूंगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, लेफ़्ट साइड पे, सही है, टूवर्ड्स लेफ़्ट। सही है। अब देखें ये बातें बहुत आसान सी हो गई, बट अब हमें इसके रीज़न की तरफ मूव करना है कि ऐसा क्यों है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ करता हूँ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट पे क्यों शिफ्ट करती है। तो बेटा इसका जवाब बहुत आसान सा है, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन जब आप डेरिवेशन कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सही है। तो अगर याद ना हो तो वो लेक्चर देख लीजिए। तो उसके अंदर हमने ये बात की है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, रिएक्शन रेट उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन मौजूद है और आपको पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर फॉरवर्ड और रिवर्स रेट इक्वल होंगे। बट आपने किया क्या, आपने कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इंक्रीज़ किया, जिसका मतलब आपने रिएक्टेंट इंक्रीज़ किया, रिएक्टेंट इंक्रीज़ करने की वजह से आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो गया, सही है। दो रेट पैरेलल चल रहे थे, सही है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। बट आपने क्या किया, रिएक्टेंट इंक्रीज़ किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे मूव कर गया, सही है, इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। बट वक्त के साथ साथ क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और उसका रेट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो वो आगे बढ़ा तो फॉर द टाइम बीइंग, बट वापस क्या होगा, उस रिवर्स रिएक्शन रेट के साथ आके मिल जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, सही है। तो इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन हो जाएगा, सही है। बट पोजीशन चेंज हो चुकी होगी जैसे अभी आपको शुरू में समझाया, सही है। बट वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, अगर हम कंसिडर करते हैं कि इसकी 2 है, सही है। तो जनाब अब देखिए इसी तरीके कार से हम कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होगा कि आप क्या करें, इसको बढ़ा दें मतलब आप देखें अब यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन को देखें तो उसके लिए रिएक्टेंट्स हमारे पास ये हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाया जिसका मतलब आपने उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की है, इंक्रीज़ करने की वजह से रिवर्स रिएक्शन रेट क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन रेट, जैसे अभी आपको बताया पैरेलल ये चल रहे हैं तो रिवर्स रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो गया, सही है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। अब रिवर्स रिएक्शन रेट मूव कर गया, अब जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती चली जाएगी तो ये रेट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, सही है। ये क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन रेट के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव हो जाएगा, सही है। तो अब इसके अंदर एक बात ये भी है कि हमने बता दिया रेट लॉ के मुताबिक, बट इसके अंदर हमें पता है कि काइनेटिक्स भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है क्लूजन्स के ऊपर, और हम ऐसा भी नहीं कहते क्लूजन्स के ऊपर, हम कहते हैं इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ क्लूजन्स के ऊपर। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं जिसका मतलब आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव क्लूजन्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, सही है, जिसकी वजह से रेट इंक्रीज़ होता है। बहरहाल अब समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि रिएक्शन शिफ्ट क्यों हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सही है। अब इसी के अपोजिट रीज़न आप ख़ुद डेवलप कर सकते हैं कि देखिए अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड कम करूँगा तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, सही है। डिक्रीज़ की सूरत हाल में जहाँ डिक्रीज़ करेंगे वहीं शिफ्ट करेगा, सही है। यहाँ आपने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ की है, इक्विलिब्रियम भी यहीं शिफ्ट करेगा, सही है। अब देखें इसकी रीज़न आप खुद डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं डेवलप हो रहा हो तो आप मुझे फिर कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इस केस को भी डिस्कस कर दें
या आप मुझसे इंडिविजुअली डिस्कस कर लीजिएगा कि सर मेरे मुताबिक ये रीज़न बनता है, तो बताएं सही है या नहीं सही। ओके स्टूडेंट्स, तो जनाब एक चीज़ तो हो गई इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सही, इसी में चेंज कर देता हूँ मैं, चेंज इन। अगर इन एनर्जी इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से हम रिएक्शंस को देखें तो दो तरह के रिएक्शंस है आपके पास, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो बहुत आसान है ये भी। क्यों आसान है कि जैसे आपने कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट देखा, यहाँ पर भी टेम्परेचर बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करेगा। देखें, अगर रिएक्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक है तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको प्रोडक्ट के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। सही है, उसको प्रोडक्ट के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। इसी तरीके कार से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके अंदर हम एनर्जी को क्या करेंगे, रिएक्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। देखें, इस ट्रीट करने की वजह से आसानी क्या होगी कि जैसे हमें कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट पता चल गया या हम उसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी तरीके कार से हम इसके बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ शिफ्ट करेगी। सही है, तो इसके लिए भी एक रिएक्शन देख लेते हैं हम जनाब। N2O4 will give you 2NO2। इसके लिए डेल्टा H है प्लस 57.2। किलो जूल। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिस्कस करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ली है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। सही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N2O4 प्लस डेल्टा H और ये 2NO2। तो अब बहुत आसान हो गया बात को समझना कि हमने देखा था कि रिएक्टेंट इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर एंडोथर्मिक में डेल्टा H इंक्रीज़ करते हैं, इफ़ द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, डेल्टा H आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, कहाँ शिफ्ट कर जाएगा सिस्टम, टुवर्ड्स राइट। अब इसी में एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब है एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सिस्टम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। सही जनाब, तो कंसंट्रेशन की वजह से इसको समझना बहुत आसान हो गया। अब इसी तरीके कार से हम अगर एक और एग्जांपल ले लें एक्सोथर्मिक की, SO2 प्लस O2 gives you 2SO3। तो इसका डेल्टा H है बेटा -198 किलो जूल। इस सूरत हाल में इसी चीज़ का अपोजिट हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कहाँ शिफ्ट करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के ऊपर। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं जिसका मतलब आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं जिसका मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरीके कार से अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका एरो में चेंज कर देता हूँ, टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।